10% आरक्षण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय समेत कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को बनाना होगा सस्ता और सरल। न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जताई उम्मीद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्षों के साथ तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। राजनाथ सिंह ने कहा, बीते वर्षों में द्विपक्षीय रक्षा संबंध हुए बेहद मजबूत। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बताया हिंद प्रशांत क्षेत्र की उभरती हुई ताकत। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मिलकर त्यागपत्र सौंपा। पार्टी संगठन में काम करने की जताई इच्छा। सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन ट्रायल्स करने वाला देश का पहला राज्य बना तेलंगाना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तेलंगाना में औपचारिक रूप से राज्य सरकार की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की। राज्य में अब ड्रोन से होगी वैक्सीन और दवाओं की सप्लाई। और दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने सरदार धाम द्वितीय चरण के कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। सरदार धाम समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक विकास व उनकी प्रगति की दिशा में काम करता है। इसके साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। જ્યારે એક વિઝન વાસ્તવિકતા તરફ આગળ વધે तो हमें 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में हुए 9/11 के हमले का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के इतिहास में आज की तारीख जिसे मानवता पर प्रहार के लिए जानती है। इसी दिन शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का भी आयोजन हुआ था। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के फैसले का भी जिक्र किया। सहकार की शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है।
आज एक और दलितों पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि आज समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्य भारती जी के नाम से चेयर स्थापित करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्य भारती चेयर बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। आज भारत के महान विद्वान, दार्शनिक और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि है। सरदार साहब जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्शन महाकवि भारती की तमिल लेखनी में पूरी दिव्यता से निखरता रहा है। इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। ये विद्यार्थियों को, रिसर्च फेलोज को उस भव्य भारत के निर्माण में जुटे रहने की निरंतर प्रेरणा देगी, जिसका सपना भारती जी ने देखा था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था जितनी प्रभावित हुई थी, उससे अधिक तेजी से ये अब उबर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएलआई जैसे कदम अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कोरोना की महामारी आई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आंच आई, भारत पर भी इसका काफी असर आया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के कारण जितना ठहरी थी, उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डिफेंस में थी, तब हम रिफॉर्म्स कर रहे थे। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही थी, तो हमने नए हालातों को भारत के पक्ष में मोड़ने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की। अभी पीएलआई स्कीम को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के टेक्सटाइल सेक्टर को, सूरत जैसे शहरों को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को शुरुआत से ही नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मददगार साबित होगी। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल्ड में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन ग्लोबल रियलिटीज के लिए तैयार करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने प्रयागराज दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12% से कम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के उच्च न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं, महिला अधिकारियों और महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्गों सहित सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सस्ता एवं सरल बनाना होगा। न्याय पाने के लिए गरीब लोगों के संघर्ष को मैंने नज़दीक से देखा है। न्यायपालिका से सभी को उम्मीदें तो होती हैं, फिर भी सामान्यतया लोग न्यायालय की सहायता लेने से हिचकिचाते हैं। न्यायपालिका के प्रति लोगों के विश्वास को और अधिक बढ़ाने के लिए इस स्थिति को बदलना जरूरी है। सभी को समय से न्याय मिले, न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो, सामान्य आदमी की समझ में आने वाली भाषा में निर्णय देने की व्यवस्था हो और खासकर महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में भी न्याय मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में नई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यहां आने वाले दिव्यांगों और महिलाओं को विशेष तौर पर मदद मिलेगी। Construction of the new multi-level parking and advocate chambers complex in Allahabad High Court is an important step in creating a barrier-free, citizen-friendly atmosphere. I have been told that advocates in Allahabad were in great difficulty as they still do not have proper chambers. I am glad to find that the needs of women and differentially able have been consciously considered. इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से हर साल 1000 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विद्यालय का प्रारंभ प्रथम वर्ष में 80 छात्रों के साथ शिक्षण सत्र 2022-23 से प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद यहाँ पर एकीकृत विधि स्नातक के प्रत्येक वर्ष 180 छात्रों तथा विधि परास्नातक के 80 छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था होगी। इस प्रकार विधि स्नातक एवं विधि परास्नातक स्तर पर ही 1000 से अधिक छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय विधि अनुसंधान का भी व्यवस्था होगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य सरकार भरपूर सहयोग करेगा और ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय न्यायिक क्षेत्र में नए छात्रों को, नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में न केवल अध्ययन और अध्यापन का एक मंच उपलब्ध कराएगा, बल्कि इस क्षेत्र में शोध के वे अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने का एक मंच होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चर्चा के दौरान तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग और वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई सहित व्यापक सहयोग के लिए विभिन्न संस्थागत फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स पर कायम रहना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया है।
बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर हमने सभी सर्विसेज में मिलिट्री इंगेजमेंट्स का विस्तार करने, ग्रेटर डिफेंस इंफॉर्मेशन करने की सुविधा प्रदान करने और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मिलकर काम करने का भी निर्णय लिया है। डिफेंस कोऑपरेशन के संदर्भ में मालाबार एक्सरसाइजेज में ऑस्ट्रेलिया की निरंतर भागीदारी को देखकर दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई है। हमने ऑस्ट्रेलिया को भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग में शामिल होने और रक्षा उपकरणों के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि चर्चा में अफगानिस्तान का मुद्दा भी शामिल रहा। +2 dialogue reflects the comfort that we have attained in our bilateral relationship, especially in strategic and security spheres, based on the growing convergences with Australia on the security issues and a shared commitment to a free, open, prosperous and rules-based Indo-Pacific region. The peaceful development of the Indo-Pacific has been a focus of our relationship. Our two countries believe that it should be shaped by a participative and collaborative manner. We reiterated our commitment to continue to work together for peace, stability, prosperity of all countries in the region. This would include a rules-based international order, freedom of navigation in international waters, promoting connectivity as well as respecting the territorial integrity and sovereignty of all states. During the 2+2 dialogue, we also exchanged views on developments in our neighboring regions. Afghanistan was understandably a major subject of discussion. ऑस्ट्रेलिया की ओर से रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री मॉरिस पायने शामिल हुए। मॉरिस पायने ने कहा कि 20 साल तक हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अफगानिस्तान के लोगों के साथ मिलकर काम किया, विशेष तौर पर वहां की महिलाओं और बच्चों के लिए, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। 20 years we have worked with the international community and the people of Afghanistan to ensure that the circumstances for women and girls in relation to education, participation in the workforce, the protection of their basic rights were preserved and in fact allowed to grow. And there are many women and girls who attest to the achievements of those 2 decades, and Australia stands with other members of the international community in seeking to ensure that that is not wound back and the participation of women and girls in their own right in a just way in the community is allowed to continue. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विजय रूपाणी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद गांधीनगर में रूपाणी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं भाजपा को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य का विकास करने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेदारी देगी उसे वे नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में करते रहेंगे। कल गांधीनगर में भाजपा मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के आईटी मंत्री के.टी. रामाराव भी मौजूद थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये देश की पहली ड्रोन सेवा है जिसका प्रयोग कोरोना टीके की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। ये सेवा तेलंगाना सरकार, विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थनेट ग्लोबल की संयुक्त पहल है। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ड्रोन नीति तैयार करने का अहम कदम उठाया है। कई अड़चनें आई, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई प्रदेशों ने अपनी आशंकाएं जताई, कई केंद्र के मंत्रालयों ने अपनी आशंका जताई,
लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनका संकल्प, उनका लक्ष्य, उन्होंने कहा एकमात्र उद्देश्य है कि नीति बननी चाहिए तो विश्वास के आधार पर बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर बननी चाहिए, और अगर नीति बननी चाहिए तो सारे परमिशंस और कठिनाइयों को उखाड़ के फेंककर इन नौजवानों के हाथों में शक्ति प्रदान करनी चाहिए ताकि देश को हम आगे बढ़ा पाएं। वाणिज्य से संबंधित संसद की विभागीय समिति की 164वीं रिपोर्ट आज समिति के अध्यक्ष विजय साई रेड्डी ने वर्चुअल रूप से राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत ढांचा संरचना कैसे विकसित किया जाए, इसको लेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट सौंपे जाने के समय सभापति एम वेंकैया नायडू चेन्नई में थे, जबकि विभागीय समिति अध्यक्ष विजय साई रेड्डी हैदराबाद में थे। पूरे कार्यक्रम का संचालन राज्यसभा सचिवालय द्वारा संपन्न कराया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का रतनपुरी गांव साल 2016 में खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और साल 2021 आते आते यहां के सभी घरों में पाइप के जरिए पानी की सुविधा भी मुकम्मल हो गई। घर घर पानी पहुंचाने के यहाँ के घरों में घर घर पानी पहुंचने से यहाँ के घरों में खुशहाली लौट आई है। आइए देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले का रतनपुरी गांव स्वच्छ एवं सुंदर गांव की एक मिसाल है। रतनपुरी साल 2016 में ओडीएफ गांव बना और अब पानी से युक्त गांव भी। जल जीवन मिशन से गांव के सभी घरों में पानी की सुविधा पहुंच गई है। 20 फीट 30 फीट गहरे हैंडपंप के पानी से लोग पानी पीने को विवश होते थे, मजबूर होते थे। आज जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, इस योजना के तहत 1 रुपए के कनेक्शन में सबको बढ़िया पानी 500 फीट का आर्टिजन लगा के पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक गरीब के घर में कनेक्शन दिया जाएगा और ये स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। इससे बड़ी सौगात कुछ हो नहीं सकता। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद उत्तराखंड में सबसे देरी से काम शुरू हुआ। उसमें भी पहले दुर्गम पहाड़ी इलाकों को चुना गया, जहां चुनौतियां अधिक थी, इलाके दुर्गम थे। पानी के लिए पहाड़ की चोटियों तक पहुंचना पड़ता था। आंकड़े गवाही देते हैं कि राज्य के 15,18,115 गांवों में से 6,98,258 गांव यानी लगभग 46% गांव तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुंच चुकी है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, जब ये प्रोग्राम को शुरू किया गया था 2019 में, तो करीब 9% घरों में, 15 लाख से ज़्यादा घर हैं उत्तराखंड में, उनमें से 9% घरों में ही नल से जल का सुविधा उपलब्ध थी। तब से अब तक इसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ है और आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम करीब 46%, लगभग 7 लाख घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। गदरपुर विकासखंड के रतनपुरी गांव में कुल 62 परिवार हैं, जहां करीब 250 लोगों की आबादी बसती है। सभी घरों में पानी की सुविधा पहुंच गई है। फहरिस्त में आशा देवी का भी नाम है, जिनके घर में ये सुविधा पहुंची और उन्हें कई तकलीफों से मुक्ति मिली है। ग्राम प्रधान कमलजीत कौर जल जीवन मिशन की इस सफलता का गुणगान करते नहीं थकती। पानी की दिक्कत तो थी, अब मोटर भी है, फिर पानी लग गया, अब इससे ही सब काम हम करते हैं। सही है ये पानी पीने उने में सब में यही हम चलाते हैं। बाकी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने में पीछे है, लेकिन देर से ही सही अब राज्य में मिशन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। उधम सिंह नगर के रतनपुरी गांव ने साल 2016 में खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिया और बात अगर जल जीवन मिशन की करें तो यहाँ के सभी घरों में यानी 100% घरों में टैप कनेक्शन के जरिए पानी पहुँचाया जा चुका है, जो यहाँ के निवासियों के लिए एक राहत की खबर है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रतनपुरी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। नवरसों से भरा ये शहर अपनी सभ्यता, अपने अतीत और अपने गौरवशाली परंपरा के साथ देखिए कैसे सर उठाए खड़ा है।
1857 की क्रांति और शहीद मंगल पांडे के स्मारक में होगी मेरठ की शुरुआत। चखूंगा मेरठ की मशहूर गजक का स्वाद। जाऊंगा हस्तिनापुर, जो थी महाभारत के कौरवों और पांडवों की राजधानी। कहते हैं जिंदगी बदलने के लिए एक पल ही बहुत होता है, उसी तरह जिंदगी में सही दिशा दिखाने के लिए एक शिक्षक ही बहुत होता है। मुझे यही लगता है कि अब चॉक और टॉक का जमाना चला गया है। आज के संदर्भ में अगर बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी एसिमिलेट करेंगे और समझेंगे। My school is my life, and then working with children, I like